स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के नतीजे का दिन है और आपको पता ही है कि 10 साल पूरे करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, जो एनडीए की सरकार कह लीजिए, बीजेपी की सरकार कह लीजिए या फिर मोदी सरकार कह लीजिए। 10 साल में क्या हुआ ये हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मतलब हर एक साल के अंदर, जैसे 2014 में, 2015 में कौन से बड़े डिसीजन लिए गए, 2023 तक मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन थे, वो 10 इंपॉर्टेंट डिसीजन पिछले 10 साल में जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जिसका काफी वाइड इंपैक्ट पूरे देश भर में देखने को मिला था। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे नए वाला जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने का। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जैक्टली आपके पास एक साल बचेगा अगले साल प्रीलिम्स देने के लिए। तो आपके पास अच्छा मौका है, इसको आप ज्वाइन करिए। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन इसी सिंगल बैच में कराई जाती है। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए सभी कोर्सेज किसी भी बैच के अंदर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए की सरकार जो है पिछले 10 साल भारत पर राज की है और उसमें कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं। कुछ डिसीजंस बहुत अच्छे निकले हैं, कुछ डिसीजंस उतने अच्छे नहीं निकले हैं, किसी डिसीजन से देश को काफी फायदा हुआ है। तो लेट्स सी दोस 10 डिसीजंस, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला और सबसे बड़ा, लेट मी टेल यू, जो डिसीजन लिया गया था वो था प्रधानमंत्री जन धन योजना का डिसीजन, जिसके तहत यह बोला गया देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो कि अभी भी बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं। इसको देखते हुए हर एक परिवार में एक व्यक्ति के पास अकाउंट होना चाहिए, ताकि सरकार अगर कोई सुविधा भेजना चाहती है, लोगों को अगर सेव करना है तो उसका फायदा ले सकें। और मुझे तो याद है दोस्तों, मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय 2014-15 के आसपास, तो उस समय भी यहाँ पर मैं एनजीओज वगैरह में जाता था और मुझे मौका मिला कि वहाँ पर कई सारी महिलाओं का बैंक खाता खुलवाने का, काफ़ी सारी चीज़ें की थी। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 520 मिलियन अकाउंट्स ये खोले गए अभी तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, जिसके तहत 2.3 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 2.3 लाख करोड़ इतना जमा कराया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी अकाउंट्स थे ये जीरो बैलेंस अकाउंट थे, कोई भी मिनिमम अमाउंट रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस अकाउंट को खुलवाने पर आपको रुपए डेबिट कार्ड भी मिलता है, 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है। देखिए, यहाँ पर कई सारे जो क्रिटिसिज्म है वो भी किए जाते हैं कि बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे जो ट्रांजैक्शंस होने चाहिए थे वो शायद देखने को नहीं मिला है, मतलब कि स्टैग्नेंट पड़े रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा सक्सेस था ये जो अकाउंट खुलवाने की जिम्मेदारी थी। और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर आपको इंटरनेशनली कंपेयर करके दिखाऊं, 2011 में देश की सिचुएशन क्या थी और 2021 में क्या थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 2011 में देश के लगभग 35% लोग के पास ही बैंक अकाउंट था। ये मैं 15 ईयर्स के अबव के आयु के जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। और 2021 आते आते यहां पर भारत के 77% लोगों के पास अपना खुद का बैंक का खाता था। तो इससे आपको समझ सकते हैं कि भारत पहले कितना पीछे था और वो उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा नहीं गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपको याद होगा कि जब बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय से ये कोशिश चलते आ रही थी, लेकिन फाइनली ये सब कुछ पूरा हुआ ये जन धन अकाउंट खुलवाकर। फिर दूसरा बड़ा डिसीजन क्या था, मैं आपको बताता हूं। 2015 में फाइनली सरकार ने डिसीजन लिया कि हम गरीबों को जो पक्का घर है वो देने की कोशिश करेंगे। देखिए, देश के अंदर, भारत में गरीब शायद सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास भी खुद का अपना पक्का मकान होगा। जो झोपड़ी में, जो कच्चे मकान में रहते थे वो शायद बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि शायद उनका भी पक्का मकान हो। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का मकसद ये था कि उनको रहने के लिए एक ठीक ठाक घर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना,
इसका मकसद यही था कि यहां पर गरीबों को हाउस होल्ड दिया जाए और इसमें दो चीजें थी। एक था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो कि 2015 में लॉन्च किया गया और उसके एक साल के बाद रूरल वाला भी लॉन्च किया गया था। रूरल वाले में मकसद था कि 29.5 मिलियन पक्का हाउसेज 2 फेजेस में बनाए जाएंगे। तो अर्बन वाले में अगर आप देखोगे लगभग 12 मिलियन हाउसेज सैंक्शंस किए गए थे, जिसमें 8 मिलियन ऑलरेडी बिल्ड कर लिए गए ये लास्ट फरवरी तक। जहां तक रूरल का सवाल है, मैं आपको बता दूं 88% उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। जी हां, और सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है कि ये जो मकान दिए गए उसमें जो महिलाएं हैं उनको ओनरशिप दी गई या फिर ज्वाइंट ओनरशिप दी गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ और साथ ही साथ यहां पर लोगों को घर भी मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा लेट मी टेल यू डिसीजन था। अब इसमें भी आप देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, जिनको हम कहते थे ना बीमारू स्टेट, वहां पर कितना ये सक्सेसफुल हो पाया। आप देखिए बिहार में लगभग 98% टारगेट अचीव हुआ है, लगभग 36 लाख से ज्यादा हाउसेज बिल्ड किए गए। उत्तर प्रदेश में भी 98%, झारखंड में भी 98% अचीव हुआ है। हाँ, कहां पर चीजें पीछे रही हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अंदर मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और फिर साउथ में आंध्र प्रदेश में यहां पर चीजें उतनी अचीव नहीं हो पाई। और फिर मैं अब आता हूं 2016 के सबसे बड़े डिसीजन पर, और उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2016 में क्या निर्णय लिया गया था, और वो था आपका बैंक नोट्स का गैम्बल, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। और देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है, भले ही कोई कितना भी कह ले कि डीमोनेटाइजेशन, लेट मी टेल यू, एक बहुत बड़ा फेलियर रहा था। फेलियर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का जो मकसद था ना, मकसद क्या था, देखो बाकी की चीजें हुई, चाहे डिजिटाइजेशन की बात करिए, वो सब एक अलग चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ा मकसद क्या था सरकार का कि यहां पर जो काला धन है उसको एक तरह से उजागर किया जाए। क्या वो अचीव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर साफ साफ आपको पता है कि जितना भी काला धन था वो वापस से सिस्टम के अंदर गया, बैंकों के अंदर चला गया, चाहे वो बैंक के कर्मचारी लोगों ने मिलकर या फिर जैसे भी हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जगह जो मेन मकसद था वो नहीं अचीव हो पाया। और अगेन आप देख सकते हो कि सरकार ने क्या किया था, 500 और 1000 नोट के जो है डिमोनेटाइजेशन कर दिया और नए 500 के नोट और 2000 रुपए के नोट लाए गए थे। 2000 का भी अब आपको पता है फेज वाइज यहां पर इसको खत्म कर दिया गया है। तो इस समय 200 रुपए के नोट और 500 रुपए के नोट ही आपको बाजार में देखने को मिलेंगे। ऑल्दो यहां पर कई सारे जो सपोर्टर्स हैं उनका यह कहना है कि देखिए डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिजिटाइजेशन में हुआ, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुई, लेकिन मुझे याद है कि जब यहां पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो कई मिलियंस ऑफ जॉब्स लॉस हुए थे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। तो यहां पर यह बात सही है कि डिमोनेटाइजेशन का जो गैम्बल था, ऑल्दो हो सकता है कि इंटेंट ठीक हुआ हो, क्योंकि अगर आप देखोगे जो सर्वेस किए गए, लोगों से पूछा गया कि आप क्या सोचते हो, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को जान रहे थे, मान रहे थे कि यहां पर उसका जो मेन मकसद था वो शायद अचीव ना हुआ हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो मकसद है, जो इंटेंट है, वो शायद यहां पर ठीक था। खैर 2017 का सबसे बड़ा डिसीजन क्या था, और वो था आपका गेम चेंजर टैक्स में बदलाव करना। हम यहां पर बात कर रहे हैं जीएसटी की। देखिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कई लोगों ने बोला कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, बाकी चीजें हैं, लेकिन देखिए जीएसटी का जो काम है वो पिछले 2 दशक से हो रहा था। कोशिशें काफी की गई जीएसटी को लाने की, लेकिन फाइनली पीएम मोदी की सरकार ने यहां पर इसको अचीव किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, 17 के आसपास जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, उसको सब अज्यूम कर लिया गया एक सिंगल टैक्स के अंदर। लेकिन देखो अभी भी बहुत सारी कमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो गया है। ऑल्दो अगर आप देखोगे जो कलेक्शन वगैरह है वो काफी इंप्रूव हुआ है, 2 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था अभी जो पिछले के पिछले महीने वाला जो नंबर सामने आया था। लेकिन अगेन मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, यहां पर जीएसटी का अगर आप देखोगे यहां पर जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो बाकी वाले ग्रोथ के मुकाबले कम ही है। जैसे चाहे आप इनकम टैक्स की बात करिए, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करिए, वहां पर जो ग्रोथ है उसके मुकाबले आपको जीएसटी का जो ग्रोथ है वो कम ही यहां पर देखने को मिलेगा, स्पेशली 2023-24 में, फिर 2024-25 में। तो यहां पर फर्दर हमें ग्रोथ की आवश्यकता है ताकि सरकार के पास फर्दर इनकम आ सके और उससे यहां पर देश को लाभ हो सके। ऑल्दो जीएसटी आपको पता है कि इसकी वजह से भी बताया जाता है कि यहां पर बहुत सारे जो छोटे बिजनेसेस थे उसको नुकसान हुआ, लेकिन चीजें काफी इंप्रूव हो गई है, लेट मी टेल यू। अभी भी इसमें कई सारे सुधार और बदलाव सरकार यहां पर कर सकती है। अब मैं आता हूं 5वें बड़े डिसीजन के ऊपर, और वो लिया गया था 2018 में। देखिए क्या है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जीवन भर अपना जो पैसा है थोड़ा थोड़ा करके सेव करते रहते हैं, बचाते रहते हैं। मकसद होता है कि एक बेटर लाइफस्टाइल उनको आगे जीने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है, अचानक से परिवार में किसी को भी अगर कोई बीमारी लग गई, कोई भी डिजीज हो गया, आपको पता ही है कि जो सेविंग्स है वो तो जाता ही था, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर लोग लोन लेकर
जो हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस हैं वो पूरा कर पाते थे। कहीं ना कहीं इसमें बदलाव करने की आवश्यकता थी। और आप देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम सरकार लेकर आती है, जिसके तहत यहाँ पर दो चीजें थी, इसके अंदर दो कंपोनेंट था। एक तो ये था कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं अलग अलग जगह पर देश भर में, उनको और मजबूत किया जाए, बेटर लाया जाए। साथ ही साथ जो टर्शरी सेक्टर के अंदर कुछ बड़े इलाज आपको कराने हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, कोई भी बड़े इलाज हो गए, उसमें सरकार 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो देने की कोशिश कर रही थी। और देखिए, इस स्कीम से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। जो सरकार का डेटा उसमें बताया जाता है कि 65 मिलियन हॉस्पिटल एडमिशंस कराए गए, जिसकी टोटल वर्थ अगर आप देखोगे तो 81,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। लेकिन हाँ, इसमें फर्दर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता आप कह सकते हैं। लेकिन अगेन, ये जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे देश में, और पहली बार कुछ ऐसा पैन इंडिया जैसा इंश्योरेंस स्कीम गरीबों को दिया गया, और देश के बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं छठे बड़े डिसीजन पर, और वो है आपका 2019 में लिया गया था। देखिए, सरकार को लगभग 5 साल पूरे हो गए थे और लोकसभा चुनाव पूरा हो गया था। फिर दूसरा बार सरकार वापस से चुनकर आती है। अब सरकार के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी कि देश में ग्रोथ को फर्दर बढ़ाया जाए। जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मांग कर रहा था कि टैक्सेस में थोड़ा कम किया जाए, टैक्स ज़्यादा होने की वजह से बहुत से कंपनीज भारत में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गलत तरीके से होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए भारत को सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया, और वो ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ा बदलाव हुआ और 30% से इसको डिक्रीज करके 22% कर दिया गया। मकसद यही था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, ग्रोथ होगी और जीडीपी में बढ़ावत देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये अचीव हुआ? देखो, सच कोई बहुत इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अगेन, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप देखोगे जो टैक्स कलेक्शन है, एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है, जब आप टैक्स रेट एकदम इतना बड़ा कम करते हो तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। और आप पहले देखिए, जब ये डिसीजन लिया गया था उसके पहले आप देख सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से ज्यादा ही होता था। ये येलो लाइन जो आप देख रहे हो, अचानक से क्या होता है, डिसीजन के बाद कॉर्पोरेट टैक्स में काफी बड़ी गिरावट होती है और इनकम टैक्स एक्चुअली ऊपर चला जाता है, इसका परसेंटेज ऊपर चला जाता है। तो यहां पर अब फाइनली ये उतना जो मकसद था सरकार का वो अचीव नहीं कर पा रहा था, और इसीलिए आप देखते हैं सरकार आगे चलकर पीएलआई स्कीम्स वगैरह लेकर आती है, और वो कुछ हद तक सक्सेसफुल आप कह सकते हैं। पीएलआई जो स्कीम्स सरकार के द्वारा लाया गया था। फाइनली नेक्स्ट डिसीजन पर आते हैं, 7वें डिसीजन पर, और वो था 2020 में। देखिए, 2020 में कोई भूल नहीं सकता, और आप अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वो कोरोना का दौर था। कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था होता क्या है ये। लेकिन फाइनली 2020 में लॉकडाउन मिला। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, लोग घर वापस आ गए। अब क्वेश्चन ये था कि उनका पेट कैसे भरेगा, इनकम है नहीं, जॉब कर नहीं रहे, तो होगा क्या। सरकार ने अगेन एक बड़ा डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि सरकार जो अन्न देती थी, जो अनाज देती थी लोगों को, और वो कैसे दिया जाता था, वो दिया जाता था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। करीब 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को ऑलरेडी दिया जा रहा था 35 kg ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, 1 रुपए 2 रुपए में दिया जाता था। अब इससे पेट भरने वाला नहीं था। सरकार ने कहा कि हम 5 किलो अनाज और फ्री देंगे प्रति व्यक्ति, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हम यहां पर देंगे। तो ये जो डिसीजन था, लेट मी टेल यू, इसका बताया जाता है कि चुनाव परिणाम पर भी बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि जहां पर भी सर्वेस कराए जा रहे थे, मैं टीवी रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा था, उसमें बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से लोग हैं रूरल एरियाज में, उनका ये कहना था कि जो अनाज है, जो राशन है, उसका हमें बड़ा फायदा मिला है। तो ये भी अगेन, और इसकी वजह से देखिए यहां पर अचानक से जो फूड सब्सिडी बिल है वो बढ़ जाता है। ये आप देख सकते हो 2019-20 में लॉकडाउन के पहले 1.1 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी बिल था। अचानक से यहां पर देखिए ये 3 ट्रिलियन मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास ये चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अब यहां पर क्या हुआ है कि सरकार ने फर्दर इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और ये है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं 8वें सबसे बड़े डिसीजन पर जो मोदी सरकार के द्वारा लिया गया था। और देखिए 2021 में देखिए क्या होता है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। पीएम मोदी का जो पहला टर्म था 2014 के बाद जब वो चुन कर आए थे, उन्होंने एक एम दिया था कि जो फार्मर्स की इनकम है वो हम डबल करके रहेंगे। लेकिन 2019 आते आते क्या ये डबल हुई थी? नहीं हो पाई थी। यहां पर आप इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे अलग अलग राज्यों में फार्मर्स की अलग अलग इनकम है। जैसे पंजाब के अंदर फार्मर्स की इनकम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो यहां पर ये जो डार्क ब्लू में आप देख रहे हो, ये एम था, ये मकसद था कि हमें इनकम को यहां तक ले जाना है। उत्तर प्रदेश में अगेन यहां तक ले जाना है। लेकिन ले जाया कितना गया, उनकी इनकम कितनी थी, ये लाइट वाले तक, यहीं तक ही अचीव हो पाया। आप समझ पा रहे हो? इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि यहां पर जो मकसद था
उससे कम ही यहाँ पर रहा है। तो सरकार वो जो डबल इनकम करने की बात कर रही थी वो शायद अचीव नहीं हो पाता, और इसी की वजह से फाइनली सरकार के ऊपर प्रेशर था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक बड़ा बदलाव किया जाए, और इसीलिए 3 कृषि कानून सरकार लेकर आती है। और देखिए, मैं तो काफी फेवर में भी था कि इस कृषि कानून को अप्लाई होना चाहिए, लागू होना चाहिए था। ऑल्दो यहाँ पर बोला जाता है कि सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई, सही तरीके से चीजों को बताई नहीं, और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण था कि पंजाब और हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। मतलब मैं भी शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो कभी नहीं देखा, और काफी सारी चीजें हुई थी, मैं नहीं जाऊंगा उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल आप देखिए यहाँ पर फाइनली क्या होता है, पीएम मोदी को, उनकी सरकार को ये जो कानून है वो वापस लेना होता है। काफी रेयर है कि मोदी सरकार में कोई कानून को वापस लिया जाए, लेकिन ये चीज आपको देखने को मिलती है। लेट्स होप कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्कशन करके, बेटर कम्युनिकेशन करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स है ये रुकना नहीं चाहिए। ये काफी अनफॉर्चुनेट था कि ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं एक स्टेप लेने की जरूरत थी। हमारे देश में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है वो काफी पिछड़ा रहा है, उसके अंदर बदलाव लाना काफी जरूरी है। खैर, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन 2022 ये 9वां सबसे बड़ा डिसीजन। 2022 में क्या हुआ था, देखिए, जो आर्मी के अंदर भर्ती है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब देखिए, इसका कारण क्या था। अब बहुत से लोग इस चीज को समझते भी हैं कि यहां पर लगातार जो पेंशन वगैरह का बिल है वो काफी बढ़ता जा रहा था। अब देखिए, डिफेंस के लिए एक बजट अलोकेट किया जाता है, उसमें से बहुत सारा पैसा अगर सिर्फ सैलरीज और पेंशन में ही चला जाएगा तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, मॉडर्न जो वेपन्स हैं वो कैसे खरीदेगी। और आज के जमाने में तो आपको पता है नई टेक्नोलॉजी के, मतलब यहां पर जो ह्यूमन पावर है, पहले जितनी आवश्यकता होती थी शायद उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर नए नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, ड्रोन्स की आवश्यकता है। तो उस पर सरकार कैसे खर्च करे अगर इसी तरह से पेंशन वगैरह में बहुत सारा पैसा जाने लगेगा। और इसीलिए क्या होता है, अग्निपथ स्कीम लेकर आती है। अब देखिए, इसकी वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट भी, वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। और देखिए, ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है ना, जब डायरेक्टली किसी के ऊपर ये असर करता है। बहुत सारे ऐसे युवा थे जो लंबे समय से प्लान कर रहे थे आर्मी में जाना, और एक मकसद भी होता है। रूरल एरियाज वगैरह में आप देखोगे एक प्राइड की फीलिंग भी आती है कि हम आर्मी में जाएंगे, और एक थोड़ा कहीं ना कहीं एक लाइफ सिक्योर सा भी, कहने का मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पेंशन जो मिलता है आगे सरकार प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स देती है, तो एक सिक्योरिटी की भावना रहती है। लेकिन जो अग्निपथ स्कीम था, जिसके तहत यहां पर जो पेंशन वाला कैलकुलेशन था उसको हटाया गया। अब इसमें यह कहा गया 17.5 साल से 21 साल के बीच में जो भी आर्मी के अंदर रिक्रूट होना चाहते हैं हो सकते हैं 4 साल के लिए, लेकिन सिर्फ इसमें से 25% ही ऐसे हैं जो आगे परमानेंट नौकरी इनको आर्मी में मिलेगी। तो यही एक चीज था यहां पर। ऑल्दो आपने देखा होगा रिसेंटली कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र लाया गया था उसमें उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वो स्क्रैप कर देंगे। खैर, जो भी आप क्या सोचते हो इसको मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन फाइनली जो 10वां सबसे बड़ा डिसीजन था, और वो था पिछले साल 2023 में। डिसीजन क्या, मतलब आप कह लीजिए कि पीएम मोदी एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ग्लोबल स्टेज में आपने देखा होगा भारत के अंदर G20 समिट, अभी तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट भारत में कंडक्ट कराया गया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर आप 2022 में देखोगे बाली डिक्लेरेशन साइन हुआ था G20 का, उसमें यहां पर काफी स्ट्रांग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे रशिया के ऊपर। लेकिन इस बार क्या था कि भारत और रशिया काफी घनिष्ठ मित्र हैं, तो कैसे स्ट्रांग वर्ड्स का इस्तेमाल हो, तो वो हटाकर सबके साथ एक कंसेंसस बनाना, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, वो यहां पर अचीव हुआ। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारत एक ग्लोबल स्टेज पर आपको देखने को मिलता है। तो ये था आपका 10वां सबसे बड़ा डिसीजन कि भारत को ग्लोबल स्टेज पर लाना। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, जो 10 सबसे बड़े डिसीजन पीएम मोदी के पिछले 10 साल में। आपको क्या लगता है और कौन कौन से डिसीजंस हो सकते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और एंड आई होप कि ये जो चुनाव है फाइनली आप सब वेट कर रहे थे, नतीजा आ गया। आप क्या सोचते हो इन सबको लेकर कमेंट्स में जरूर बताना मुझे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट ये कौन से राज्य में एनेक्ट किया गया है? इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आएगा, मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू चूज दिस बैच, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, पर्सनल मेंटर मिलते हैं, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो अच्छा मौका है, इसको आप ले सकते हैं और तुरंत अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।